हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं गर्विजय और आज आपको बताऊंगा 3 सबसे ज्यादा खतरनाक पंचेस बॉक्सिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पंच मैं बताने जा रहा हूँ ये इस लिस्ट में सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसके बारे में को पता कैसे चला था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा जो कोच था वो मेरे को और जो लड़के थे जो हमारे साथ ट्रेनिंग करते थे उनको हमारा जो कोच था लेके गया एक और जिम स्पारिंग करने के लिए, क्योंकि वो हमें बताना चाहता था कि कैसी फीलिंग आती है जो हम फाइट करते हैं, जब हम किसी को जानते नहीं है और उसके साथ हमें फाइट करनी पड़ती है। तो मैं वहाँ पे गया। उसके बाद पहले मैं था तो मैं रिंग के अंदर गया। सामने से एक और लड़का आया, तो वो हाइट में मेरे से छोटा था, तो मैंने सोचा मैं तो उसको आराम से बीट कर दूंगा। तो जैसे ही वो आया, ठीक है, हमारी जो स्पारिंग है वो शुरू हुई। अब पहले मैं थोड़ा सा मतलब नर्वस था क्योंकि मेरे को पता नहीं था वो फाइट कैसे करता है, उसका फाइटिंग स्टाइल कैसा है। तो हमारी जो स्पारिंग थी वो शुरू हुई। उसके ऊपर पंचेस लैंड कर रहा था, मैं अपना जैब जो है आराम से उसको मार पा रहा था। वो मेरे को हिट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको अपना डिफेंस यूज करके, स्लिप्स को यूज करके अंदर आना था और उसको अंदर आने नहीं दे रहा था मेरे पास। तो एक मैंने पंच थ्रो किया क्रॉस, तो जैसे मैंने क्रॉस थ्रो किया उसने क्रॉस को स्लिप किया और एक ऐसा पंच फेंका जिससे मेरा जो नाक था वो खून से भर गया और मैं पूरा हिल चुका था। और वहीं पे जो स्पारिंग है वो मेरे कोच ने रोक दी। तो वो पंच क्या था? तो जो पंच था वो था एक ओवरहैंड। और ओवरहैंड का जो तरीका था उसका वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि नॉर्मली जब हम ओवरहैंड थ्रो करते हैं तो हम सिर्फ स्लिप करते हैं और स्लिप के साथ जो है हम ओवरहैंड थ्रो करते हैं। लेकिन उसका जो तरीका था उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी कि मेरा जो नाक था वो खून से भर गया। तो वो तरीका क्या था? उसने जब मेरे क्रॉस को स्लिप किया तो स्लिप के साथ उसने स्टेप भी किया था। तो ऐसे अब इससे क्या हुआ कि जो मोमेंटम है आर्म का, उसके अंदर जो पावर है वो इससे और बढ़ गई। ये जो तरीका था उसका स्लिप करने का, इससे और पावर आ गई उसके ओवरहैंड में। तो जैसे उसने स्लिप किया, साथ में उसने अपना जो ओवरहैंड था वो थ्रो किया। तो ऐसे मैं उसकी तरफ देख रहा था और मेरे को पता ही नहीं चला कब उसने स्लिप किया, कब उसने स्टेप किया और कब उसने ओवरहैंड थ्रो कर दिया, क्योंकि मैं इतना शॉक में था, मेरे को कुछ समझ नहीं लगा। और ना मेरे से आगे जो स्पारिंग है वो कंटिन्यू हुई। तो दोबारा उसने कैसे थ्रो किया, स्टेप, और स्टेप के साथ उसने अपना जो ओवरहैंड था वो अनलीश किया। तो जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो उसने स्लिप एंड स्टेप एंड ओवरहैंड। तो दोबारा से। तो इसके अंदर आपको अपनी आर्म की जो रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये जो पंच है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा खतरनाक ये ओवरहैंड होता है। लेकिन इसको लैंड करना भी मुश्किल होता है, तो इसको आपको देख के लैंड करना पड़ता है। जैसे मेरे ओपोनेंट ने किया था उस स्पारिंग के अंदर, वो जो लड़का था वो वेट कर रहा था कि मैं ऐसा पंच थ्रो करूं जिसको वो आराम से स्लिप करके अपना ओवरहैंड लैंड कर सके और उनको पता भी ना चले। ये पंच इतना खतरनाक है कि इससे जो फाइट है उसी टाइम एंड हो जाती है। कुछ लोगों के नाक टूट जाते हैं। तो दोबारा से मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। हाथ ऊपर, स्लिप एंड स्टेप एंड साथ में ओवरहैंड। तो ऐसे। उसके बाद जो दूसरा पंच है जो मेरा फेवरेट पंच है, वो बहुत सारे बॉक्सेस यूज करते हैं और इससे होता क्या है, आपके ओपोनेंट की जो एनर्जी है उसको आप खींच लेते हो, जो उसका स्टैमिना है वो आप खींच लेते हो, जो उसकी पावर है उसको आप खींच लेते हो, और जो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी है उसको भी आप खींच लेते हो। तो ये आप सोचोगे ये पंच कैसा है जो आपके ओपोनेंट को पूरी तरह से शट ऑफ कर देता है? ये तो ओवरहैंड से भी खतरनाक लग रहा है। तो ओवरहैंड सबसे खतरनाक पंच है, लेकिन उसको लैंड करना काफी मुश्किल है। उसके लिए आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। लेकिन ये जो पंच है इसको अगर आप धीरे भी मारते हो तो भी आप काफी डैमेज कर सकते हो। और ये पंच यूज होता है अपने ओपोनेंट को रोकने के लिए, अगर वो कुछ ज्यादा एग्रेसिव है। कि जैसे आपका जो ओपोनेंट है दोबारा से क्रॉस थ्रो करता है आपकी तरफ, ऐसे। तो जैसे वो क्रॉस थ्रो करेगा आप स्लिप करोगे उस साइड और आप थ्रो करोगे एक बॉडी अपकट लीवर की तरफ, क्योंकि जो लीवर है जब उसकी तरफ पंच बचता है तो आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। आपको कुछ समझ नहीं लगता, आप फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाते एटलीस्ट 10 सेकंड्स के लिए। 10 सेकंड्स के लिए आपका जो दिमाग है वो चलना बंद हो जाता है और उन 10 सेकंड्स में ही आप जो है आराम से फाइट जीत सकते हो, क्योंकि जैसे वो नीचे गया जो रेफरी है वो काउंटडाउन शुरू कर देगा, 1 2 3 और 10। जैसे ही आएगा आप जीत चुके हो। तो ये भी काफी इफेक्टिव पंच है। तो उसको थ्रो कैसे करते हैं ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हूँ मैं, मेरा जो ओपोनेंट है उसने थ्रो किया क्रॉस, तो यहाँ पे क्रॉस को मैंने किया स्लिप और थोड़ा सा मैं अंदर आया, थोड़ा सा मैंने स्टेप लिया। लेकिन इसके अंदर हम दोनों पैर से स्टेप ले रहे हैं, जबकि ओवरहैंड में हम सिर्फ एक पैर से स्टेप लेते हैं, क्योंकि हमें जो है फटाफट साथ में ओवरहैंड लैंड करना होता है। लेकिन इसमें हमें साथ में कोई पंच लैंड करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम दोनों फीट यूज कर सकते हैं।
इससे दोनों फीट से होता कि आपका जो मोमेंटम है थोड़ा कम हो जाता है। जो मोमेंटम यूज कर सकते हो ओवरहैंड थ्रो करने के लिए, वो मोमेंटम खींच लेती है आपकी बैक लेग। इसलिए जब हम ओवरहैंड थ्रो करते हैं तो हम सिर्फ एक लेग को यूज करते हैं, लेकिन जब हमने बॉडी शॉट थ्रो करना होता है, जैसे पंच टू द लिवर, तो हमारी जो बैक लेग है वो साथ में आती है, तो वो जो मोमेंटम खींच लेती है। तो हम दोनों लेग से स्टेप एंड स्लिप। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से अपना फुट टर्न करके थ्रो करोगे बॉडी शॉट लिवर की तरफ। तो यहाँ पे तो ऐसे, और आपने लिवर जैसे हिट करते हो रुकना नहीं है, आपने उसके थ्रू पुश करना है। कि जैसे आपने पंच थ्रो किया तो अब यहाँ आके रुके और आप उसको पीछे ले आए ना, आपने इतना पुश करना है कि आपका जो ओपोनेंट है वो पूरा हिल जाए, बस टच करके पीछे नहीं आना। उस जो आपकी आर्म है उसको पूरा ऊपर लेके जाने की कोशिश करनी है। कि जैसे आपके सामने कोई खड़ा है और उसको धक्का देते हो, तो उसको टच करके पीछे नहीं आते हो। और जो धक्का देते हो तो अपनी पूरी आर्म्स को सीधा करते हो ताकि वो पीछे जाए। अगर आप सिर्फ टच करोगे तो वो पीछे नहीं जाएगा और ना ही उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जो थर्ड पंच है वो है अपर कट। और ये जो अपर कट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको थ्रो करने का जो तरीका है वो अलग है। और यही तरीका माइक टायसन यूज़ करता था लोगों को नॉकआउट करने के लिए। क्योंकि यूजली जो हम अपर कट थ्रो करते हैं, जब कोई हाई गार्ड में होता है तो हम थ्रो करते हैं उसको ऐसे, है ना। आप भी ऐसे ही थ्रो करते हो कि जैसे आपका अपोनेंट जो हाई गार्ड में आता है तो ऐसे। लेकिन इसके अंदर आप ज़्यादा पावर नहीं लेके आ पाते। अगर मैं अपनी हिप्स को भी रोटेट करूं तब भी इसके अंदर ज़्यादा पावर नहीं आएगी, ऐसे तब भी इसके अंदर ज़्यादा पावर नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नीचे को स्क्वाट करूं, फिर अपना अपर कट थ्रो करूं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली अब अगर मैं स्क्वाट करता हूँ, डिफरेंस देखा, जब मैं स्क्वाट करके उठता हूँ मैं अपनी लेग्स को जो है और ज़्यादा इंक्लूड कर पाता हूँ अपने पंच की स्ट्रेंथ के अंदर। ये मेरा अगर ओपोनेंट अपने हाई गार्ड में है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ सकती है। और अगर आपका ओपोनेंट दूर है तो जो अपरकट है उसकी पावर और कम हो जाती है, लेकिन इससे उसके अंदर भी पावर बढ़ सकती है कि यहाँ, और इसके अंदर जो है पावर बढ़ेगी। और जो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, जो उनके सामने कोई खतरनाक ओपोनेंट आता है जो उनसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो जो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं वो इन्हीं को यूज़ करके, इन्हीं 3 पंचेस को यूज़ करके अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करते हैं। क्योंकि जो अग्रेसिव फाइटर होता है और जो आपसे लंबा फाइटर होता है, उसके फेस की तरफ पंचेस थ्रो करना और उसको नॉकआउट करना काफ़ी मुश्किल बन जाता है। क्योंकि उसके मुंह तक पहुँचते पहुँचते आपकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। उनका जो नोज़ है वहाँ तक पहुँचने में ही आपकी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ हो जाती है। लेकिन उनकी चिन और उनकी जो लोअर बॉडी है उसको अटैक करना काफ़ी सिंपल बन जाता है। और जो लास्ट वाला अपर कट है उसका जो तरीका है, अगर आप उसको यूज़ करो, उनकी चिन की तरफ जो पंच है, जो अपर कट है, उसके अंदर और भी ज़्यादा पावर आ जाती है। जबकि आप नॉर्मली थ्रो करते हो अपर कट अपने टॉलर ओपोनेंट की तरफ, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत लगती है और वो इतना पावरफुल भी नहीं होता। तो ये जो 3 पंचेस है, अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी को भी नॉकआउट कर सकते हो, चाहे वो फाइट हो या रियल लाइफ हो।